Hello students, welcome to the class 12th. From today we begin with the study in the class 12th and the topic is very simple from the beginning and our topic as per our NCERT is in electrostatics. NCERT में जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें ये एक यूनिट है। इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। दिस इज इन एनसीईआरटी। तो लेट वी स्टार्ट आवर स्टडी। बिगिन विद क्लास 12th. What is electrostatics? The point is this. From this point let we start our study. Actually electro is the word from electra, okay, and electra means spark. Spark stand for charge and statics means the charge at rest. It means we are going to study charge at rest. हम क्या करेंगे, हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे और उस चार्ज को हमें स्टेबल कंडीशन में रखना है। चार्ज आ गया, चार्ज रुक गया, तब उसकी स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। एक बहुत छोटी सी बात लेके देखते हैं। सपोज अपने अराउंड जो कुछ भी हमें दिखता है वो क्या है। बहुत सिंपल सी बात है डियर, हमारे अराउंड अगर कुछ भी है तो या तो वो मैटर है या एनर्जी है, मींस वेव है। ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ ईदर मैटर or waves, or you can say the energy. If you want to study the energy, we have very vast topic, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैटर से। आप जब मैटर की बात करते हैं तो बात आती है पार्टिकल्स की, और पार्टिकल या बॉडी, और बॉडी हमारी छोटी भी हो सकती है, मीन्स जैसे मैं कह रहा हूँ पार्टिकल, और बॉडी हमारी बड़ी हो सकती है लाइक दिस, और बॉडी हमारी हेवनली भी होती है। मैटर में खास बात क्या है कि जो हमारा मैटर है उसके पास क्या होता है, मास, उसके पास क्या होता है, वॉल्यूम, उसके पास क्या होता है, मोमेंटम, उसके पास क्या होता है, एनर्जी, एंड दिस हैज एनर्जी। क्लियर? आफ्टर सम इन द एडवांस फिजिक्स वी स्टडीड दैट कि मैटर को हम वेव में और वेव को मैटर में स्टडी करेंगे, उसका इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। लेकिन हम एक बात सोचते हैं कि जब हम मैटर की स्टडी कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी। क्या था? एक बहुत सिंपल सी बात कि भाई हमारा सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के अराउंड मून चल रहा है, हम सब अर्थ पे स्टेबिलिटी में हैं, हम मूव भी करते हैं तब भी अर्थ से जुड़े हुए हैं। मैंने इसको यहाँ स्टेबल कर दिया, ये यहाँ स्टेबल हुए। सपोज कि अगर मैं किसी और बॉडी की बात कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे स्टेबिलिटी में आगे रुक रहा है। हमने न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा था, जिस न्यूटन्स लॉ में हमको ये बताया गया कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो वो मास की वजह से वो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, ये हमारे पास अट्रैक्शन चल रहा था, और इस अट्रैक्शन का जो हमारे पास रीजन था वो मास था। और एक बात हमने और भी पढ़ी कि भाई हमारी बॉडी किसी और पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है, कोई और पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा मास होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। सन का मास ज्यादा है अर्थ से, तो हमारी अर्थ सन से अट्रैक्टेड है, इसीलिए सन के अराउंड घूम रही है। हमारा मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा है, इसीलिए हम अर्थ से अट्रैक्टेड हैं। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा फोर्स है वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे हमने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिफिकेशन से, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे हमारे मैटर में अट्रैक्शन फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है मास, उसी तरीके से हमारे पास एक बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब बात ये आती है, ये चार्ज ये भी क्या अट्रैक्शन रखता है? सोचने वाली बात थी। जैसे हमारे इन सब के पास एक अट्रैक्शन फोर्स है, ऑलरेडी है, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बॉडी को अट्रैक्ट करता है। क्या ये प्रॉपर्टी भी होती है? एक्चुअली हमारी चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसके पास रहती है, लेकिन ये हर समय रियलाइज नहीं होती। इसको हमें बाहर लाना पड़ता है, रियलाइज कराना पड़ता है, तब
हमें बॉडी के ऊपर एहसास होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इसके ऊपर आ गई है जिसकी वजह से बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो गई है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम चार्ज कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार, सपोज एक्चुअली इन ये बहुत 600 बीसी की बात है, तब कई लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये बताया कि जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने से उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम चार्ज बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी में टाइनी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। मींस हमको चार्ज को इंट्रोड्यूस करना होता है, चार्ज उसके अंदर है। बात मेरी दोबारा से सुनिएगा, दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये उसके अंदर है, लेकिन हमें रब करके फ्रिक्शन से उसके अंदर उस चार्ज को एक्टिवेट करना है, उसके अंदर उसको लाना है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी रहती है, और ये उस मैटर के अंदर, किसी पार्टिकल के अंदर जो प्रॉपर्टी है चार्ज, ये हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड द electricity, or this is called friction electricity, and the charge is called friction charge. And interesting बात, ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग मींस कि रब करने से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आया। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे आता है, ये कैसे डेवलप होता है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, अभी सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? ये प्रॉपर्टी आ रही है उसके अंदर जब हमने क्या डेवलप किया, रबिंग किया। रबिंग करने से उसके अंदर ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई। उससे पहले ये प्रॉपर्टी उसके अंदर थी बट अपने आप को शो नहीं कर रही थी। तो इस प्रॉपर्टी को शो कराने के लिए हमको एक एक्शन इसके ऊपर करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जरूर। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जरूरी नहीं है हर समय ये चार्ज डेवलप हो और अट्रैक्शन फोर्स दे। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पेपर पीसेस हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, इससे अट्रैक्ट कराते हैं, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पेन को इस सिल्क टाइप के कपड़े पे रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप देख रहे हैं मैं ऐसे रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब कर लिया अच्छे तरीके से। जैसे ही इसको रब किया और मैं इस पेन को पेपर पीसेस के पास ले गया, ऐसे आप देख रहे हैं ये पेपर पीसेस इधर आ रहे हैं और ये इससे कुछ अट्रैक्ट भी हो चुके हैं अपने आप। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। क्या शो करता है ये देखिए, ये क्या शो करता है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। आफ्टर दिस क्लिप लेट अस रिज्यूम आवर स्टडी दैट कि जैसे ही हमने उसको रब किया उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई, जिस प्रॉपर्टी ने उसे अट्रैक्ट किया, पेन के अंदर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी। फ्रिक्शन से वो प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। इसके लिए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, वेल नोन एक्सपेरिमेंट, काइट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक काइट को उड़ाया और उन्होंने सोचा कि जो आसमान से बिजली आती है, अगर ये भी स्पार्क चार्ज ही है तो इससे धागे के थ्रू चार्ज मेरे पास, क्योंकि मैटर है, धागे के थ्रू चार्ज मेरे पास तक आना चाहिए और मुझे शॉक लगना चाहिए। एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पतंग को उड़ाया, काफी ऊंचाई तक लेके गए, कोई शॉक नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम उन्होंने एक चाबी बांध के पतंग को उड़ाया, एक्सपेरिमेंट किया, कोई शॉक नहीं लगा। हल्की सी बारिश हो गई थी, उनका धागा भीग गया था, पतंग हल्की सी उड़ रही थी, अचानक से स्पार्क हुआ और उनको शॉक लगा। दिस इज फर्स्ट टाइम कि किसी बंदे को शॉक लगा और वो खुश हो गया कि भाई मुझे शॉक लगा, इसका मतलब मैं एक बात में सच था कि जो हमारे क्लाउड्स में बिजली होती है वो भी चार्ज होता है, और वो भी क्लाउड के पार्टिकल की फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर डेवलप होता है, और जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो नीचे की तरफ आने लगता है। ये हमारे पास काइट एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने शो किया। खैर, हमें अब तक ये पता चल गया, ये समझ में आ गया कि हमें अगर कहीं पे चार्ज डेवलप करना है तो वहां रबिंग होना चाहिए, और रब करने से उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है। हमने एक ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को रब करके उसको देखा तो उसके अंदर अट्रैक्शन आ रहा था। सिमिलरली हमने एक प्लास्टिक का रॉड लिया, उसको भी रब किया, रब करने के बाद उसको डस्ट पार्टिकल के पास या टाइनी पेपर पीसेस के पास लेके गए, देखा तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या ये अट्रैक्शन होता रहेगा, ऐसे ही चलेगा? एक साइंटिस्ट मींस थिंकिंग समथिंग स्पेशल, उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या किया, दो रॉड लिए। एक ग्लास का रॉड लिया, ये रॉड अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको ये केवल ऐसा दिखेगा, दो रॉड लिए और इनको ऐसे किसी उससे टांग दिया, हैंग कर दिया।
जब ये रॉड आपस में एक दूसरे के नियर थे तो इन पे एक फोर्स लग रहा था जो इनको रिपेल करने की कोशिश कर रहा था, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। कौन सी रॉड है? ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है। सिमिलरली सेम एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक के साथ किया, दोनों ही हमारे प्लास्टिक के रॉड थे, प्लास्टिक के रॉड के साथ में किया और ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। इन्होंने भी रिपेल किया, इन्होंने भी रिपेल किया। तो तीसरी बात उन्होंने सोची, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है? रिपेल कर रहा है मींस इस फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा है। ये रिपेल हो रहा है मींस किस में जाने की कोशिश कर रहा है? इस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। ये रिपेल हो रहा है मींस इस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। ये रिपेल हो रहा है मींस इस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट जब एक ग्लास और एक प्लास्टिक के साथ किया तो देखने में आया कि ये कुछ ऐसे अपने आप को खींच ले रहे थे, मींस दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। इस एक्सपेरिमेंट ने सारी कहानी उलट दी। अब तक हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको रब करते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्शन की पावर आती है, लेकिन यहां तो रिपल्शन हो रहा है और यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ग्लास ग्लास दोनों सेम थे, सेम ने रिपेल किया, जब प्लास्टिक प्लास्टिक दोनों सेम थे, सेम ने रिपेल किया। लेकिन जब दोनों अपोजिट हो गए या अलग अलग हो गए, अनलाइक हो गए, सेम नहीं हुए, डिसलाइक हो गए, अनलाइक टाइप के चार्जेस हो गए, तो इन्होंने रिपेल, इन्होंने अट्रैक्ट किया। मीन्स ऑफ दिस थिंग कि हमारे पास अब ये बात आ गई कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? ये जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, चार्ज की वजह से जो आने वाला फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? प्रॉब्लम ये आ गई। अब अगर प्रॉब्लम ये आती है तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? सोचा कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। हम ये मान लें कि दोनों पर जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। इट मींस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि चार्ज दो टाइप के होंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे पास चार्ज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के चार्ज हैं। चार्ज कितने टाइप के हैं हमारे पास? दो टाइप के चार्ज हैं। इसीलिए दोनों टाइप में से एक जगह पर हमें अट्रैक्शन मिल रहा है जब हमारे सेम टाइप के चार्जेस मिल रहे हैं, और जब अपोजिट टाइप के चार्जेस मिल रहे हैं तो हमको रिपल्शन मिल रहा है। इस बात को समझने के लिए केवल और केवल यही बात थी कि हम इस चार्जेस को दो टाइप के चार्ज मान लें। अब प्रॉब्लम एक आती है कि जब हमने इस ग्लास और प्लास्टिक को आपस में टच करा दिया, सपोज करते हैं ये मेरे पास ग्लास ट्यूब है, ये मेरे पास प्लास्टिक ट्यूब है, दोनों को आपस में टच करा दिया, और टच कराने के बाद जब अलग कराया तो दोनों ही अनचार्ज्ड थे। अब पूरी कहानी बदल गई। आप सोचते हैं कि चार्ज को हमने प्लस और माइनस ही क्यों दिया? इसके नाम भी तो हो सकते थे कि प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, कुछ और नाम दे सकते थे। समथिंग डिफरेंट नहीं है ये प्लस और माइनस। एक्चुअली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमें यहां से मिला था, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जोड़ा। हमने कहा कि भाई हमने ग्लास को रब किया, चार्ज आया, फिर प्लास्टिक को रब किया, चार्ज आया, जब दोनों को आपस में मिलाया, चार्ज खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कहीं पर +5 में अगर मैं -5 ऐड करूं तो आंसर हो गया 0, और यहां पे जब हमने एक ग्लास और इसको ऐड किया तो आंसर आया था 0, नो चार्ज। अब उसके अंदर अट्रैक्शन पावर नहीं है, इसका मतलब उसके पास चार्ज नहीं है। तब सोचा गया कि इसके पास दो तरीके के पार्टिकल्स होंगे, दो तरीके के एक्सचेंज हुए होंगे। कैसे? एक प्लस टाइप का और एक माइनस टाइप का। तो चार्ज के दो नाम पड़ गए, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। जब दोनों प्लस आपस में पास में आते हैं तब भी रिपल्शन होगा, जब दोनों माइनस आपस में पास में आएंगे तब भी रिपल्शन होगा। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस आएगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। मींस अनलाइक अगर पास में आएंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब क्या करते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसके अंदर ये चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में मैटर को ले रहे हैं तो मैटर हमारा कैसा है? अनचार्ज्ड है, यानी उसके ऊपर चार्ज 0 है।
मैं एक बात सिंपल से लिखता हूं, चार्ज, चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन जैसे ही इसे रब करते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ, मे बी कि सपोज करो इस कपड़े के साथ में मैंने एक प्लास्टिक को रब किया, सिल्क कपड़े के साथ में प्लास्टिक को रब किया, ग्लास को रब किया, तो अगर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका हम एक सीरीज भी बता देंगे आपको, उसमें आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसमें हमने जो मैटर्स को रखा है उस मैटर में सबसे ऊपर जो मैटर आएगा, और जैसे दो मैटर हमारे साथ में ये 1 2 मैटर आ रहे हैं, तो जो ऊपर वाला है वो अपने आप को अगर इन दोनों को आपस में रब कर दिया जाए तो इसके पास प्लस आएगा और इसके पास माइनस आएगा। इस टाइप से हमने एक सीरीज बना के अपने पास रखी हुई है, मैं वो सीरीज अभी आपको दे दूंगा। द फर्स्ट थिंग कि भाई चार्ज पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज 0 होता है जब मैटर अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है। उस पर चार्ज कब आता है, जब उसे हम रब करते हैं। इट मीन सपोज करते हैं कि ग्लास रॉड हमारे पास है और जब हमने ग्लास रॉड को रब किया तो ग्लास रॉड ने अपने पास से कुछ पार्टिकल्स का ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि इसने माइनस पार्टिकल्स को अपने अंदर से बाहर दे दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास से माइनस कम हो जाएगा तो इसका मतलब मेरे पास प्लस ज्यादा हो गया, और प्लस ज्यादा हो गया तो मैं क्या शो करूंगा, अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज शो करूंगा। तो ग्लास रॉड अपने आप को क्या शो करने लगी, पॉजिटिव चार्ज शो करने लगी, क्योंकि इसके पास जितना प्लस था उतना ही माइनस था। सपोज 10 प्लस था और 10 ही माइनस था तो टोटल आंसर 0 आ रहा था। लेकिन एक माइनस निकाल दिया तो 10 प्लस है, एक माइनस है, टोटल +1 आ रहा है आंसर। इसका मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ऐसे ही अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ले, सॉरी आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे नहीं पहुंचे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो चार्ज है एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये एक्सप्लेन करती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास से जो नेगेटिव कम हो गया, इसकी वजह से इसने अपने को पॉजिटिव शो किया। अगर किसी ने नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव बढ़ गया, तो अपने आप को क्या शो करेगा, वो अपने आप को शो करेगा नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या शो करेगा अपने आप को, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बात हम करते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बाद कि भाई जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस पर, सॉरी इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और अब चार्ज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली जैसे ही ये सब डिस्कवरी चल रही थी, कौन सी डिस्कवरी, सारी भाई हमारे पास मैटर था, पहले मैटर्स को डिस्कवर किया, हमें मालूम पड़ा कि ये मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया तो मालूम पड़ा ये एटम से मिलकर बना है, और जब एटम्स को डिवाइड किया तो मालूम पड़ा ये प्लस न्यूक्लियस और माइनस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं थे न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, पॉजिटिव पार्ट, और बाद में डिस्कवरी के बाद मालूम पड़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स में रोटेशन एंड स्पिन दोनों करते रहते हैं। अब बात यह आती है कि बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी को लेने वाला या देने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। हमने दो एटम्स को आपस में रब किया। रब करने से आप देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे हाथ को रब कर रहा हूं, अगर मैं नॉर्मली रब करूं तो क्या होगा, हीट बनने लगती है। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इट मींस यहां से हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो हमारे पास जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो इसने अपने आप को पॉजिटिव चार्ज शो किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ले लें तो अपने आप को नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज? नाउ with the help of the friction electricity and with the help of the electronic theory, we can say that electron is only the particle that is responsible for the charge. अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन से कम भी चार्ज रखते हैं, भी मैं बात करूंगा उसके बारे में भी। तो हमारे पास कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन इज ओनली पार्टिकल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, मेरे पास से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया,
तो मेरे पास माइनस कम हो गया। जब माइनस कम हो गया तो मैं अपने आप को क्या शो करूंगा, प्लस। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो माइनस बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेरे पास माइनस बढ़ गया, तो मैं अपने आप को क्या शो करूंगा, नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज हमारे दो तरीके के हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड विच पार्टिकल इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल फॉर दिस, द इलेक्ट्रॉन। यहां से दो पॉइंट हमारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। वन, कि भाई चार्ज हमारा कंजर्व रहा। दूसरी बात, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड था। भाई जब इससे छोटा पार्टिकल अवेलेबल नहीं है इंडिपेंडेंटली, जब इससे छोटा पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई चार्ज का ट्रांसफर इसी की फॉर्म में हो रहा है। एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज कीजिए, इतना ही रेज कर लेते हैं, इतना हमें देखना है कि सपोज कीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। एक इलेक्ट्रॉन गया, किसी के पास से 2 इलेक्ट्रॉन गए, किसी के पास से 10 इलेक्ट्रॉन गए, हर बार जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसके पास 1 पॉजिटिव हुआ, इसके पास 2 पॉजिटिव हुआ, इसके पास 10 पॉजिटिव हुआ। किसके बराबर, 10 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि उतना ही चार्ज कम हो गया जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था। तो इलेक्ट्रॉन को एज अ यूनिट ऑफ चार्ज लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की यूनिट हम इसे ई से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहीं से हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाता है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। और इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में और किसमें, डेसिमल में नहीं जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Ne के इक्वल हो जाएगी, where n is its positive integer, and this principle is called principle of quantization. तो ये क्या कहता है कि if we have transferred some electron from one atom to another, sorry, the charge is transferred from one atom to another atom in the form of the electrons, or you can say that in the form of integral multiple of electron. If a charge is gaining 1 electron, it becomes negatively charged, and losing electron becomes positively charged. How much? According to n. This is quantization principle. Second point, quantization means nothing special. आप मेरी बात पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम कहीं पे चार्ज ले जा रहे हैं तो एक सीधी सी कहानी हमें बोल देनी है, क्या बोल देनी है कि भाई चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर वहां पे चार्ज गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। और क्वांटा का मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। क्वांटाइजेशन क्यों कहा, क्वांटा क्यों कहा। क्वांटा मतलब जैसे मार्कर है, इस मार्कर में मैं क्या बढ़ा दूं, अब ये मार्कर कुछ समय ही चलेगा, उसके बाद ये मार्कर नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, मुझे फेंकना पड़ेगा। जिस चीज की यूनिट डिसाइड होती है उसे हम क्वांटाइज्ड मटेरियल बोलते हैं, जिसकी मिनिमम यूनिट पता है। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये नहीं कहूंगा भैया 2.5 मार्कर दे दो, आधा मार्कर दे दो, 1.5 मार्कर दे दो। मैं क्या कहूंगा, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, उसके मल्टीपल में लेके आऊंगा। इस मिनिमम यूनिट को हम क्वांटा बोलते हैं। जो भी हमारे पास जो भी क्वांटिटी इस टाइप से है, अब आटा 2.5 किलो आ सकता है, वहां पे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात नहीं करनी है ना, लेकिन जहां पर हम इसे बढ़ा सकते हैं वहां पर हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में आ सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए चार्ज हमारा कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। दिस प्रिंसिपल इज द क्वांटाइजेशन। और उसका मिनिमम क्वांटा क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 चार्ज, सॉरी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही उसका एक क्वांटा है। तो ऐसे ही हम 2 क्वांटा 3 क्वांटा ऐसे उसे बता सकते हैं, और हमारा Q इक्वल्स टू एनी चार्ज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगर मैं जो बात कर रहा हूं वो सिस्टम की है। मेरे पास एक ग्लास रॉड थी जिसको मैंने किसी वूल पे या सिल्क पे रख कर दिया। अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए तो 10 अपने आप को ये 10 पॉजिटिव शो करेगा और ये अपने आप को 10 नेगेटिव शो करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए उतने इलेक्ट्रॉन यहां है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, पूरे सिस्टम को मिला के, दोनों को मिला के क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नहीं बढ़े ना।
तो हम क्या कहेंगे, चार्ज जितना था उतना ही है, बस केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हुआ है। तो पूरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे, सिस्टम पे चार्ज हमारा कंजर्व है, चार्ज हमारा कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ, चार्ज उतना का उतना ही है जितना होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चार्ज की और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए इस पे दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो उन पे लगने वाले फोर्सेस की डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर केवल एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसे हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।